ब्लड का जो सर्कुलेशन है बॉडी के अंदर, पहली चीज ये समझिए कि बॉडी के अंदर आपको कहीं पर भी किसी भी सेल में ऑक्सीजन पहुंचानी है, न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने हैं और वहां का वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालना है, तो उसके लिए ब्लड का होना बहुत आवश्यक है। एकमात्र मीडियम है जो आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में न्यूट्रिएंट सप्लाई करेगा, ऑक्सीजन सप्लाई करेगा और वहां से सारे आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स को वहां से रिमूव करेगा। तीन चीजें आप इस चीज को समझ लीजिए। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, उसका जो बेसिक फंक्शन है टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी, जहां पर भी जाके अपने पूरे सेल्स में बॉडी में सप्लाई करेगा। दूसरा, वहां पर न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करेगा, जहां पर भी प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए, वट एवर इट इज, वो पूरा वहां पे सप्लाई करेगा। और साथ में वहां जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे उन सबको वहां से रिमूवल करेगा। ठीक है, तो तीन बेसिक काम है। अब इन बेसिक कामों के लिए जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, इसमें तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं या ऑर्गन्स होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है जो मेन ऑर्गन है, दैट इज द पंप। जैसे आप एक एग्जांपल समझ लीजिए, अगर मुझे अपने खेत में पानी लगाना है तो खाली लेजम बिछाने से कुछ नहीं होगा, मुझे वहां पर एक ट्यूबवेल लगाना पड़ेगा या एक मोटर लगानी पड़ेगी जो उस पानी को वहां तक फेंकेगी, वहां तक पहुंचाएगी। तो वही पंप का काम जो मोटर कर रही थी, वही हमारे शरीर के अंदर हार्ट करता है। ये आपके पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को फेंकता है, ब्लड को पहुंचाता है। ठीक है, बॉडी के अंदर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ब्लड है जिसको नॉर्मल उसमें बोलते हैं 5 लीटर करीब ब्लड है। यही ब्लड सर्कुलेट होगा पूरी बॉडी में, उसको पंप करने का जो काम है वो आपका करता है हार्ट। अब हार्ट के अंदर, ये आप स्क्रीन पर देखिए, मैंने आपको लुक, ये आपको जो दिख रहा है, ये हार्ट का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये आप देखिए, जो ब्लू वाला आपको जो दिख रहा है पार्ट, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, मतलब इसमें ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। जो रेड वाला पार्ट आपको दिख रहा है, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक, तो पूरे हार्ट में आपको डीऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा और ब्लड उसको ऑक्सीजनेट करके, सॉरी, हार्ट उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा और वहां से वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में आपका जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो वापस हार्ट में आएगा। ठीक है, अब इसको करने के लिए ये पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। अब इसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। जो ये ब्लू वाला आपको दिखाई दे रहा है, ये जो बड़ी वाली ये आपको दिख रही है विने कावा, ये एक बड़ी आर्टरी है जहां से ये पूरी बॉडी में से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है हार्ट के एक चैम्बर में। ये चैम्बर है राइट एट्रियम। यहां से ये नीचे वाले लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद ये यहां से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा जाएगा लंग्स में। और लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, मैंने आपको बताया ना सारे सिस्टम इंटरकनेक्टेड। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है और रेस्पिरेटरी सिस्टम में वहां पर जाके लंग्स में ये ऑक्सीजन ग्रहण करेगा वहां से। ओके, पल्मोनरी आर्टरी से यहां ब्लड निकला और यहां से जाकर के वो लंग्स में जाएगा, तो यहां लिखा हुआ है टू लंग्स। और लंग्स में जाकर के ये हार्ट हार्ट के से लंग्स में गया और लंग्स से ऑक्सीजन लेने के बाद ये वापस ये पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट एट्रियम में आएगा। लेफ्ट एट्रियम से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा और वेंट्रिकल से यहाँ एओर्टा के द्वारा पूरी बॉडी में सप्लाई। अब ये एक लंबा चैप्टर है, इसको समझने के लिए आपको काफी समय लगेगा, लेकिन आप बस इतना समझ लीजिए कि ये जो पंप मैंने आपको बताया, पंप वो ये हार्ट होता है। इसी का काम है पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करना। और जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो वापस बॉडी में से इसमें आता है और यहां से ऑक्सीनेटेड होकर पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। अब समझने वाली बात यह है कि जब ब्लड यहां से हार्ट ने पंप कर दिया, पूरी बॉडी में पहुंचा दिया, लेकिन वहां से वापस भी तो आएगा। ये जो दिख रहा है ना आपको ब्लू वाला, ये पूरी बॉडी में से वापस भी तो आएगा। अब इसको वापस लाने के लिए एक और पंप चाहिए। बात समझ में आ रही है? आपने यहां से पंप कर दिया बॉडी को, बॉडी में पूरे ब्लड को पंप कर दिया और वहां से अब ये ब्लू वाला जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है उसको वापस भी आना है। वो वापस कैसे आएगा? उसके वापस आने के लिए जो हमारी बॉडी हार्ट से ऊपर की जो बॉडी है, वहां से तो ग्रेविटेशनल फोर्स से वापस आ जाता है।
लेकिन नीचे जो आपके पैर हैं वहां से तो वापस आने के लिए थोड़ा फोर्स जनरेट करना पड़ेगा। तो वहां जो पंप लगा हुआ है वो कहलाता है मसल पंप, जो बेसिकली आपकी काफ मसल के पास होता है। तो जब भी आप अपना मूवमेंट करते हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, तब वो मसल्स जो पंप है वो स्क्वीज होता है और प्रेशर क्रिएट करता है, जिससे कि जो ब्लड है ऊपर की तरफ फेंकते हैं वापस हार्ट में आता है। ठीक, इसलिए आपको बोला जाता है ना लेग्स को ट्रेन करिए। वो इसीलिए क्योंकि जो आपका सेकंड हार्ट है, फर्स्ट हार्ट ये आपका मेन हार्ट हो गया, दूसरा जो डिओक्सिनेटेड ब्लड को लाता है वो सेकंड हार्ट आपके मसल पंप में होता है। और वो मसल पंप बेसिकली आपकी काफ मसल के आसपास रहता है। ठीक है। तो मेन पार्ट हो गया कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के पंप। कौन कौन से पंप? हार्ट और मसल पंप। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ पंप्स इन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, देन यू विल से कि दे आर हार्ट एंड द मसल पंप। ये देखिए, आपको मैंने सामने स्क्रीन है, इसमें आप देखिए। सर्कुलेटरी पंप्स, हार्ट्स आर वेसल्स फिल्ड विद सर्कुलेटरी फ्लूइड ऑफ ब्लड। When muscles around the container contract, they exert pressure on the blood, causing it to flow. हार्ट, उसके नीचे लिखा हुआ है देखिए आप, मसल पंप। मसल कॉन्ट्रैक्शन स्क्वीजेस वेन्स कॉजिंग ब्लड टू फ्लो टुवर्ड्स हार्ट। जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो उसकी वेन्स को वो स्क्वीज करेगी, प्रेशर क्रिएट करेगी और वो वापस आपके हार्ट की तरफ आएगा। तो जो मैंने आपको बताया ब्लू वाला जो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड, जो ऊपर सुपीरियर और इंफीरियर वेने कावा से आ रहा है, वो सारा इसी मसल पंप के द्वारा वापस। इन सिंपल टर्म्स, आपके हार्ट, आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में दो तरह के पंप होते हैं। एक होता है हार्ट, जो आपका ऑक्सीनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। एक होता है मसल पंप, जो आपके डीऑक्सीनेटेड ब्लड को वापस ला करके हार्ट में रखता है। ओके। ओके, प्लीज आस्क। ये रेज हैंड कर रहे हैं, चैट बॉक्स में लिखिए व्हाट डू वांट। ओके, ये एक पार्ट हो गया। अब देखिए, ये दूसरा पार्ट है ट्यूबिंग और पाइप्स। ये हार्ट से जो ब्लड जा रहा है और हार्ट में ब्लड वापस आ रहा है, इसको पूरे काम के लिए, जैसे मैंने आपको बताया खेतों में अगर पानी लगाना है तो आपने ट्यूबवेल लगाया, अब उसमें पाइप की जरूरत पड़ेगी। एक डायरेक्शन में एक पाइप जा रहा है, दूसरी डायरेक्शन में दूसरा पाइप जा रहा है, तीसरी डायरेक्शन में तीसरा पाइप जा रहा है। ठीक है। तो एक इनलेट है और एक आउटलेट है। एक पानी को लेके आ रहा है, मान लीजिए जैसे आप किसी बड़े तालाब में से पानी खींच रहे हैं, तो एक इनलेट पाइप है और एक आउटलेट पाइप है। तो जो इनलेट पाइप है, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेकर के हार्ट में आ रहा है, वो कहलाता है वेन्स। ये देखिए ऊपर लिखा है ना, वेन्स। ठीक है। तो जो वेन्स है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को हार्ट में लेकर के आ रही हैं, और जो आर्टरीज हैं वो हार्ट से ऑक्सीनेटेड ब्लड को लेकर जा रही हैं। ठीक। उसके बाद जो जितने ऑर्गन्स हैं वहां पर छोटी छोटी, जिसको हम धमनियां कहते हैं, कैपिलरीज हैं। एक बड़ा पाइप, उसके साथ अटैच छोटे छोटे पाइप, जो अलग अलग क्यारियों में अलग अलग पानी लगा रहे हैं। तो वो जो छोटी छोटी जो धमनियां हैं वो कहलाती हैं कैपिलरीज। तो ट्यूबिंग और पाइप, ये हो गया जिसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट पाइप्स आएंगे। एक आर्टरी होती है जो ब्लड हार्ट में से वापस लेकर के जाती है, पूरी बॉडी में सप्लाई करती है। एक वेन्स होती है जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी से ला करके वापस हार्ट में छोड़ती है। यहां देखिए। ओके, ये दिख रहा है आपको? ये जो आपको दिख रही है ब्लू वाली जो लेके आ रहे हैं, इसको हम कहते हैं वेन्स। और जो रेड वाली लेकर के जा रही हैं, ये दीज आर कॉल्ड एज आर्टरीज। ठीक है। तो बहुत सारी आर्टरीज और बहुत सारी आपको वेन्स मिलेंगी, लेकिन जो मेन आर्टरी और जो मेन वेन है, ये देखिए ये लिखा हुआ है ना, विने कावा। ये मेन वेन है जो पूरी बॉडी से पूरा डीऑक्सीनेटेड ब्लड ला करके और इसमें डंप करती है हार्ट में।
और सिमिलरली हार्ट से जो मेन बड़ी आर्टरी निकल रही है जो पूरे बॉडी में सप्लाई करने के लिए जाती है, दैट इज कॉल्ड एओर्टा, AORTA। ये देखिए आप नीचे, मेरा ये कर्सर दिख रहा है आपको यहां पर, मेन वेन्स दैट इज कॉल्ड एज विने कावा। इसमें भी दो होती हैं, एक ऊपर बॉडी से लेके आती है दैट इज कॉल्ड सुपीरियर विने कावा, और एक जो नीचे से बॉडी से इम्प्योर ब्लड को लेके आ रही है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके आ रही है, वो कहलाती है इंफीरियर विने कावा। ठीक है, तो जो इम्प्योर ब्लड को लेके आ रही है वो कहलाती है वेन्स, और जो ऑक्सीनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करती है वो कहलाती है आर्टरी। ठीक है, ये हो गया एओर्टा। ये देखिए, और ये बाद में जाकर के छोटी छोटी, ये देखिए ब्लड से ये रेड दिख रहा है आपको, यहां से जो निकला ये बेसिकली आर्टरी। ठीक है, आर्टरी से छोटी उसकी ब्रांचेस बनी आर्टीरियल्स, और ये ऑर्गन के अराउंड जो होती है दैट इज कॉल्ड कैपिलरीज। ठीक, अब इन कैपिलरीज में जो ऑर्गन है आपका, जो सेल है, उसने ऑक्सीडेटेड ब्लड ले लिया, और वहां से उसने जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो छोड़ दी, ऑक्सीजन ले ली। अब क्या हुआ, वो ब्लड डीऑक्सीडेटेड हो गया। अब कैपिलरीज वापस से क्या बनी, वेन्युल, और वहां से बनी वेन, और ये बड़ी वाली वेन ले आकर के हार्ट में आपको ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द, ये इसका फ्लो है, आर्टरी से पूरी बॉडी में जाएगा, और वहां से कैपिलरीज के थ्रू पूरी वहां सब जगह ऑक्सीजन पहुंचेगी, और वहां से वेन्स के द्वारा ये वापस हार्ट में आ जाएगा। कुल मिलाकर के ये वाला जो चैनल है आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, दिस वन। ठीक है, तो पहली चीज हमने क्या समझी, जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसमें सबसे पहले आप समझने की चीज है कि उसमें दो पंप होते हैं, एक होता है हार्ट और दूसरा होता है मसल पंप। हार्ट का काम है पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करना, ऑक्सीडेटेड ब्लड को, और मसल पंप का काम है जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड है, यानी ये ब्लू वाला जो ब्लड है, उसको वापस ला करके आपके हार्ट में डंप करना। ठीक, इसके बाद तीन तरह की उसमें जो आपकी क्या कहते हैं उसको, ट्यूब्स होंगे। ट्यूब्स कौन कौन से होंगे, आर्टरी, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज। ठीक है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। ठीक, इतना चीज याद रहेगी। अब देखिए तीसरा होता है वाल्व। वाल्व होना बहुत जरूरी है। आपने अपने यहां पर देखा होगा कि अगर आपको एक डायरेक्शन में ब्लड को फ्लो कराना है और वो वापस अपने आप बंद हो जाए, ठीक है, अदरवाइज क्या होगा कि हमने क्या, देखो वाल्व्स पहले यहां पे समझ लिया आपने। अब मैं आपको जो स्क्रीन है वो दिखाता हूं। ये देखिए, अब मान लीजिए ये राइट एट्रियम है, आपके जो हार्ट है ना, पंप करता है, उसको धड़कने को कहते हैं हम, उसकी दो साउंड आती है, लब और डब। तो पहली बार में ये ऊपर का जो चैम्बर है, राइट एट्रियम, ये पंप होगा यानी कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये ब्लड को नीचे की तरफ वेंट्रिकल की तरफ डंप करेगा। ठीक है, इसलिए इसके बीच में होता है ये ट्राइकास्पिड वाल्व। अगर ये वाल्व नहीं होगा तो क्या होगा कि ये ब्लड वापस से ऊपर आ जाएगा। कौन सा, ये जो नीचे वाला ब्लड है ये वापस से ऊपर आ जाएगा। तो इसको रोकने के लिए एक आपने यहां पर बीच में वॉल्व दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड ट्राइकास्पिड वॉल्व। अब राइट वेंट्रिकल से ये जो पार्ट है, जो पल्मोनरी आर्टरी से ये लंग्स में जो जा रहा है, यहां पर होता है पल्मोनरी वाल्व। तो जब ये ब्लड, इसने ये राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो इसने ब्लड को यहां पंप किया बाहर, और उसके बाद ये खाली हो गया और यहां पर ये वाल्व बंद हो गया। अगर ये वाल्व बंद नहीं होगा तो क्या होगा कि ये ब्लड वापस से बैक मारेगा और यहां पर, हम नॉर्मल कंडीशन में भी देखते हैं ना, कहीं पर भी हमें एक साइड में डायरेक्शन में पानी, तो उसमें ऐसा वो चैनल लगाते हैं कि उधर एक ही तरफ फ्लो, वापस पलट के ना आए, वन साइड फ्लो होना चाहिए क्यों। तो उसी के लिए ये भगवान ने अपने हार्ट के अंदर ये डिफरेंट टाइप ऑफ वॉल्व दिए। राइट वाला जो चैम्बर है यहां पर होता है ट्राइकास्पिड वॉल्व, ये लिखा हुआ है, आप देखो इसको, कर देता हूं। ये देखिए आपको ये दिख रहा है, ट्राइकास्पिड वॉल्व। ठीक, और लेफ्ट साइड में इसको बाइकास्पिड या माइट्रल वॉल्व कहते हैं। सिमिलरली नीचे जब पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा ये ब्लड बाहर निकलेगा हार्ट से और लंग्स की तरफ जाएगा, तब यहां पर एक होगा पल्मोनरी वॉल्व। और जब एओर्टा के थ्रू बाहर जाएगा, बॉडी के में सप्लाई के लिए जाएगा, तब यहां पर होगा एओर्टिक वॉल्व। तो ये चार मेजर वॉल्व हैं जो आपके हार्ट के अंदर पाए जाते हैं, जो वापस ब्लड को बैक मारने से रोकते हैं। ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, वापस नहीं आएगा।
तो इसलिए राइट से राइट वेंट्रिकल में जाने के लिए ट्राइकैस्पिड वॉल्व, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के लिए माइट्रल वॉल्व, या इसको हम कहते हैं बाइकास्पिड वॉल्व, और पल्मोनरी आर्टरीज में जाने के लिए होता है पल्मोनरी वॉल्व, और एओटा में जाने के लिए होता है एओटिक। तो ये चार तरह के वॉल्व। अब देखिए, अब बेसिक फंक्शनिंग, एक बार बीट करता है, एक बार बीट करने की उसके जो साउंड हो रहा है दैट इज कॉल्ड लब डब। इसको हम एक बीट बोलते हैं। अब एक बार बीट करने में वो कितना ब्लड पंप आउट करता है, कितना ब्लड पंप आउट करता है, उसको हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या कहते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम। वेट। ओके, ये देखिए, जो स्ट्रोक वॉल्यूम है, स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब होता है कि एक स्ट्रोक में, यानी कि एक बार जब हार्ट आपका लब डब दो बार साउंड करता है, क्लोजिंग ऑफ आर्टियल वॉल्व्स और क्लोजिंग ऑफ सेमिलियनल वॉल्व्स, मतलब आर्ट्रियम से वेंट्रिकल में आया और दूसरा एओर्टा के थ्रू बाहर पूरी बॉडी में गया, तो ये जो साउंड जब क्रिएट होती है तब आपका एक पूरा हार्ट बीट कंप्लीट होती है। उस हार्ट बीट में जितना ब्लड वो पंप आउट कर रहा है बाहर, वो कहलाता है उसका स्ट्रोक वॉल्यूम। वेट। ओके, और stroke volume is equal to the amount of blood pumped out in वन बीट। हार्ट बीट की एक बार हार्ट बीट होने पर जितना ब्लड पंप आउट होता है वो कहलाता है स्ट्रोक वॉल्यूम। और वही कार्डियक आउटपुट क्या होता है? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ साइज ऑफ सिंगल आउटपुट, द स्ट्रोक वॉल्यूम एंड द हार्ट रेट इन बीट्स पर मिनट। फॉर एग्जांपल, एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए हम बोलते हैं 70 बीट्स पर मिनट होती है। एक नॉर्मल इंडिविजुअल लेमैन है, कोई एक्सरसाइज नहीं करता, नॉर्मल है, तो उसकी हम 70 बीट्स पर मिनट हार्ट रेट बोलते हैं, रेस्टिंग हार्ट रेट कहलाती है। इसको हमेशा रेस्टिंग हार्ट रेट बोला जाता है क्योंकि आप वर्कआउट करेंगे तो हार्ट रेट बढ़ेगी आपकी। तो अगर आप रेस्टिंग हार्ट रेट मॉर्निंग में उसकी आप ले रहे हैं तो 70 बीट्स पर मिनट करीब करीब आएगी। और अगर मान लीजिए उसका स्ट्रोक वॉल्यूम 0.7 लीटर है, ठीक है, 700 ml पर बीट में, तो वो करीब 5 लीटर पर मिनट में आपका कार्डियक आउटपुट देता है। ठीक है, तो ये बेसिकली जब आपका हार्ट एक बीट करता है तो वो कहलाती है उसकी हार्ट रेट। अब वो एक मिनट में कितनी बार बीट कर रहा है, नॉर्मली दैट इज 70 to 80 बीट्स पर मिनट। ठीक है, लेकिन जो हार्ट एथलीट्स का होता है वो और ज्यादा ट्रेंड होता है, वो अपन अभी इफेक्ट में देखेंगे। तो आपको ये चीज देखनी है, सबसे पहले हार्ट रेट। हार्ट रेट क्या है? द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, द हार्ट नंबर ऑफ बीट्स ऑफ हार्ट पर मिनट, मतलब एक बार में वो कितनी बार धड़कता है, दैट इज कॉल्ड हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड आउट इन वन बीट, एक बीट में कितना अमाउंट वो ब्लड का पंप आउट कर रहा है हार्ट, एओर्टा के थ्रू बाहर निकाल रहा है। और वही कार्डियक आउटपुट जो है वो हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। टोटल हार्ट रेट कितनी है? टोटल कितनी है? 180। ओके, तो ये तीनों चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है एज अ कोच। क्योंकि कई बार क्या होगा, आपकी जो प्लेयर हैं उनकी हार्ट बीट ज्यादा हो रही होगी और आप उनको लोड ज्यादा दे रहे होंगे। आपने बहुत सारे मेथड अगर आप जानते हो, फार्टलेक मेथड वगैरह जो भी हैं ट्रेनिंग के, वहां पर हम हार्ट रेट को बहुत कंसीडर करते हैं। एक नॉर्मल हार्ट रेट होगी आपकी 70 to 80, जब आप उसको इंटेंस ट्रेनिंग देंगे तो इट विल गो अराउंड 150।
उसके बाद फिर हमें उसके हाफ में यानी कि अराउंड 100-110 जब उसकी हार्ट बीट आ जाएगी फिर अगेन रिपीटेशन देना है। तो ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है कि हार्ट रेट क्या है। हार्ट रेट बेसिकली द नंबर ऑफ टाइम्स द हार्ट बीट्स इन 1 मिनट। ठीक। इसको हम पल्स बोलते हैं। आपने देखा हो डॉक्टर आपकी जो रिस्ट पे आपकी हार्ट रेट मेजर करता है। ठीक है, कई लोग आपकी गर्दन पे करते हैं कैरोटॉइड हार्ट रेट। तो ये डिफरेंट आर्टरीज हैं जहां पर कि आपकी हार्ट रेट मैनुअली भी आप मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स भी हैं। आजकल तो रिस्ट वॉचेस में आ गया है, आपकी हार्ट रेट उसमें आ जाती है। ठीक, जो बेसिक है आप उसको, कभी आपके पास सेपरेटस ना हो तब भी आप आपकी रिस्ट पे जो आर्टीरियल है यहां पर आप उसको पकड़ करके और उसकी हार्ट रेट मेजर कर सकते हैं। कुछ डॉक्टर्स आपको गर्दन पे हाथ रख करके भी आपको मेजर करते हुए दिखाई देंगे। तो ये सारी जो डिफरेंट मेजर आर्टरीज हैं वहां पर आप उसकी हार्ट रेट को मेजर कर सकते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? एक बार हार्ट जो बीट कर रहा है उसमें कितना ब्लड पंप आउट कर रहा है, ऑक्सीनेटेड ब्लड कितना पंप आउट कर रहा है एक बीट में, वो कहलाता है स्ट्रोक वॉल्यूम। और वहीं कार्डियक आउटपुट क्या होगा? जो पूरे मिनट में कितना वो ब्लड पंप आउट कर रहा था वो कहलाएगा कार्डियक आउटपुट। तो हार्ट का जो अगर फंक्शनिंग आपको मेजर करनी है कि वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये तीनों चीजें आपको उसमें जान। ए वन ऑफ यू हैव रेज्ड द हैंड, प्लीज टेल मी व्हाट यू वांट। सर क्लास का पीडीएफ मिलेगा, बिल्कुल मिल जाएगा। ओके सर, प्लीज कैन यू एक्सप्लेन इट अगेन? ओके लिसन, मैंने अभी तक आपको दो चीजें बताई हैं मेनली। पहली चीज, हार्ट का क्या क्या उसके जो ऑर्गन्स हैं हार्ट के अंदर। पहला, सॉरी, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, पहला है आपका पंप। पंप का मतलब है कि उसमें दो तरह के पंप्स हैं, ये देखिए मैंने आपको दिखाया था। वन इज कॉल्ड हार्ट पंप एंड वन इज मसल पंप। हार्ट जो मेजर है, मेजर ऑर्गन है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का, जिसका काम है पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करना, ऑक्सीनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करना। लेकिन हार्ट को भी वापस से डीऑक्सीनेटेड ब्लड चाहिए आपस में, तभी तो वो ऑक्सीनेटेड कर पाएगा उसको। तो जो पंप पूरी बॉडी में से वापस ला करके ब्लड को डंप करता है आपके हार्ट में, वो कहलाता है मसल पंप। आपकी मसल्स के अंदर एक वो पंप है जो जब आप मूवमेंट करते हैं, उसको स्क्वीज करते हैं, तो ये वापस से जाकर के पूरे ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को ला करके हार्ट में छोड़ता है। और ये पंप जो पैरों में है वो आपके अराउंड काफ मसल होता है, इसलिए आपको बोला जाता है लेग्स को अच्छे से ट्रेन करें, जिससे कि आपका जो मसल पंप है वो अच्छा काम कर सके। इसके अलावा, पंप के अलावा इसमें होते हैं ट्यूब्स। एक होती है आर्टरी जो हमेशा हार्ट से ब्लड को कैरी करके ले जाती है पूरी बॉडी में। एक होती है वेन्स जो पूरी बॉडी में से इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करके वापस लेकर के आती है हार्ट में, दैट इज कॉल्ड वेन्स। इसके अलावा उसमें छोटी छोटी जो धमनियां होती हैं वो हर ऑर्गन के सराउंडिंग में होती है। एक बड़ी आर्टरी ब्लड लेकर के आई और वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हुई ब्रांचेस में, और उसने पूरे ऑर्गन को, पूरे सेल्स को ब्लड की सप्लाई करी। तो दैट स्मॉल पार्ट ऑफ आर्टरीज इज कॉल्ड कैपिलरीज। तो तीन तरह के ट्यूब्स हो गए। इसके अलावा वॉल्व्स होते हैं जो हमेशा ब्लड को एक तरफ पंप होने के लिए बाध्य करते हैं, अदरवाइज ब्लड वापस से बैक मारेगा, प्योर ब्लड में इम्प्योर ब्लड मिक्स हो जाएगा, इसलिए हमेशा उसमें वॉल्व्स दिए जाते हैं। तो देर आर फोर वॉल्व्स: ट्राइकास्पिड वॉल्व, बाइकास्पिड वॉल्व। ये मैंने आपको अभी फोटोग्राफ में दिखाए थे, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं। ये देखिए, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकास्पिड वॉल्व है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकास्पिड वॉल्व है। इसके अलावा पल्मोनरी आर्टरी जो ब्लड को लंग्स की तरफ लेके जा रही है, वहां पर पल्मोनरी वॉल्व है। और जो मेजर आर्टरी है एओर्टा, जो पूरे प्योर ब्लड को लेकर के जाती है पूरी बॉडी में, उसके वहां पर है एओर्टिक वॉल्व। तो ये चार तरह के वॉल्व है। ठीक। तो कोई आपसे पूछता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, तो उसमें आपको तीन चीजें बतानी है। इट कंसिस्ट ऑफ पंप, ट्यूब्स एंड वॉल्व। पंप दो तरह के हैं, हार्ट पंप एंड मसल पंप। ट्यूब तीन है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। और वॉल्व चार तरह के हैं, ट्राइकास्पिड, बाइकास्पिड, पल्मोनरी वॉल्व एंड एओर्टिक वॉल्व। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं कि हमें ये जो मेजर इसमें चीजें हैं, तो पहला आता है, जैसा मैंने आपको बताया, कि हार्ट रेट। हार्ट रेट हमारे स्पोर्ट्स में हमें बहुत जानना जरूरी है।
आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो भी सबसे पहले आपकी हार्ट रेट ही मेजर करता है कि हार्ट आपका प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है नहीं, हार्ट बीट ज्यादा तो नहीं हो रही है। हार्ट बीट आपकी एक्सरसाइज के अलावा स्ट्रेस की वजह से भी ज्यादा हो सकती है। ठीक है, आप अगर स्ट्रेस में होंगे तब भी ज्यादा होगी। हार्ट रेट ज्यादा होने का मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, आपकी हार्ट की फंक्शनिंग थोड़ी सी डिस्टर्ब है। हार्ट रेट नॉर्मली एक इंडिविजुअल की 70 से 80 बीट्स पर मिनट होती है। एक आदमी जो 25 से 35 साल का है उसकी 70 से 80 बीट्स पर मिनट होती है नॉर्मल इंडिविजुअल की। रेस्टिंग हार्ट रेट, रेस्टिंग मतलब जब आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, आप अपने नॉर्मल कंडीशन में बैठे हो। ओके। इसमें आता है स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब है कि आपका हार्ट एक बार बीट करने पर कितना ब्लड पंप आउट कर रहा है। तो ये इसमें आप देखिए फिगर दिया हुआ है, अराउंड 0.7 लीटर, यानी कि 700 ml करीब एक बीट में वो कर। अब कार्डियक आउटपुट क्या होता है, एक मिनट में आपका हार्ट कितना ब्लड पंप आउट कर रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हार्ट रेट, क्योंकि एक मिनट में आपकी 70 बीट्स हो रही है करीब, और स्ट्रोक वॉल्यूम, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो अराउंड 5 लीटर पर मिनट आता है। इतना ब्लड आपकी बॉडी में हमेशा सर्कुलेट होता रहता है। आपको इस चीज, तीन चीजों को हमेशा याद रखना। इसके अलावा जो चौथी चीज आती है वो दैट इज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर आपने, ये कॉमन है, आपने अपने घरों में भी सुना होगा, कोई हाई ब्लड प्रेशर का मरीज है, कोई लो ब्लड प्रेशर का मरीज है। तो बेसिकली है क्या। अब आप सिंपल सी एक बात समझने की कोशिश करिए। जैसे आपने मोटर लगाई, मोटर आपकी बहुत अच्छी पावरफुल मोटर है, ठीक है, वो अपने पानी को पंप आउट कर रही है, बोरिंग से निकाल करके आपके खेतों में लगाने के लिए पंप आउट कर रही है। तो जो आपकी बड़ी लेजम लगी हुई है, जो पाइप लगा हुआ है, आप पाइप समझते हैं ना, जब वो पाइप लगा हुआ है, तो जब ये प्रेशर से पानी आएगा उसमें, तो क्या होगा, उसके जो पूरी लेजम है या पाइप है, उसकी वॉल्स यानी उसके सराउंडिंग में एक प्रेशर पड़ेगा। उसमें क्या पड़ेगा, प्रेशर। तो वो जो प्रेशर है, जो उसकी सराउंडिंग वॉल्स पे जो पड़ रहा है, वो प्रेशर कहलाता है ब्लड प्रेशर, यानी ब्लड के द्वारा एक्सर्ट किया हुआ प्रेशर। वहां पाइप है और हमारे यहाँ क्या है, आर्टरी, जो हार्ट से ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में लेकर के जा रही है। तो जब हार्ट ब्लड को पंप आउट करता है, तो वहां पर एक प्रेशर क्रिएट होगा उन सारी आर्टरीज की वॉल्स पे, वॉल यानी दीवालों पे। देखो, ब्लड प्रेशर एट आउटपुट ऑफ द लेफ्ट हार्ट अल्टरनेट बिटवीन हाई प्रेशर एंड द लोअर प्रेशर डायस्टोल। अब हार्ट का दो चीजें हैं, हार्ट के अंदर दो चीजें हैं। पहले वो सिस्टोल, सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट होना, और डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्स होना। आप कोई भी चीज है, अगर आप उसको प्रेशर से दबाएंगे तो वो अपने लिक्विड को बाहर की तरफ फेंकेगी। तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, तब वो ब्लड को बाहर की तरफ फेंकता है। तो सिस्टोलिक प्रेशर ज्यादा, यानी कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आपकी आर्टरीज पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, ब्लड ज्यादा फ्लो होगा। तो आपने देखा होगा, आपको बोलते हैं ना 120/80, ऊपर का 120 है और नीचे का 80 है, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, ब्लड को फेंकता है, तब उसका वो कहलाता है सिस्टोलिक प्रेशर। उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, जो करीब करीब 120 ऑफ एच जी, यानी मर्क्यूरिक प्रेशर आता है 120। ये देखो, ये लिखा है ना 120 मिलीमीटर मर्क्यूरी। उसके बाद जब हार्ट रिलैक्स हुआ, ठीक, जब हम कहते हैं ना उसमें एयर प्रेशर निकाल करके फिर वो नापते हैं, तो वो जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो कम्स अराउंड 80 ऑफ एच डी, यानी 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। दिस इज मर्क्यूरिक प्रेशर, जिसमें मेजर किया जाता है प्रेशर टोटल। तो ब्लड प्रेशर, जब भी आपका हार्ट ज्यादा फंक्शन करेगा, ज्यादा काम करेगा, तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। कई बार ये ब्लड प्रेशर आपके स्ट्रेस की कंडीशन की वजह से भी बढ़ जाता है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। मान लीजिए आपकी मोटर बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन जो आपका पाइप है ना, वो पाइप थोड़ा सा हार्ड है। तो वो क्या होगा, जैसे ही उसमें पानी जोर से आएगा तो वो एक्सपेंड नहीं हो पाएगा। एक्सपेंड नहीं होगा तो उसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा। तो क्या होना चाहिए, पाइप के अंदर इलास्टिसिटी होनी चाहिए। इलास्टिसिटी का मतलब वो समय पड़ने पर चौड़ा भी हो जाए, खुल जाए, ठीक है, और जब जरूरत नहीं हो तो सिकुड़ भी जाए। इसको हम टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं वैसो डायलेशन और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। मतलब वेसल का, यानी कि पाइप का खुलना और पाइप का सिकुड़ना। वैसो डायलेशन, डायलेशन डायलेट करना, मतलब कि
उसका चौड़ा होना, और कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब उसका सिकुड़ना। तो अगर आपका जो पाइप है, यानी कि जो आर्टरी है आपकी, वो इलास्टिक है, उसकी इलास्टिसिटी है उसके अंदर, तो क्या आराम से खुलेगी और आराम से बंद होगी। जैसे प्रेशर ज्यादा पड़ा तो वो खुल जाएगी, ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर लेगी। अदरवाइज क्या होगा, इलास्टिसिटी नहीं होगी तो वो खुलेगी नहीं, और जैसे ही आपके हार्ट ने ज्यादा फंक्शन करना शुरू किया, ब्लड ज्यादा पंप आउट किया, तो ब्लड प्रेशर आपका बढ़ने लग जाएगा। ये चीज ट्रेनिंग करने के बाद अपने आप रेगुलेट हो जाती है। अभी हम आगे इसी चीज को पढ़ेंगे। आप तो मेन ये चार चीजों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे तब उसमें ये चारों चीजें आएंगी: हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर। ठीक, क्लियर। अब देखिए, अब हम शिफ्ट होते हैं मेन जो आपका टॉपिक है उस पे, क्योंकि आपको इतना डिटेल्स की नहीं, अब आपको इतना पढ़ना बहुत जरूरी था। अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज। अब देखिए, यहां से स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन दिख रही है सबको? स्क्रीन विजिबल है सबको? ओके, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। ओके, नाउ इट इज विजिबल। एनीवन प्लीज रिप्लाई। ओके, डन, डन। ओके, लेट मी कंटिन्यू। ओके, देखिए, अब दो तरह के इफेक्ट हैं जब आप बच्चे को एक्सरसाइज कराएंगे या आप खुद एक्सरसाइज करते हैं। तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट आते हैं, ठीक है, एकदम से आपको शॉर्ट टर्म इफेक्ट, क्योंकि देखो ये पूरा जो चेन है ये डिमांड और सप्लाई की है। आपके जैसे ही वर्कआउट स्टार्ट किया तो आपकी डिमांड बढ़ गई, आपकी बॉडी को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी, आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता पड़ी, वहां वेस्ट प्रोडक्ट यानी लैक्टिक एसिड वगैरह बना, उसको रिमूव करने की जरूरत पड़ी। कुल मिला के आपकी डिमांड बढ़ गई। जब डिमांड बढ़ गई तो उसकी सप्लाई को भी बढ़ाना है। अब उसकी सप्लाई को बढ़ाने के लिए आपके हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। आपको कोई भी काम करना है तो अगर आपकी डिमांड बढ़ जाएगी तो आपको आपकी लेबर जो है या आप खुद हैं, आप सबको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो ऐसे ही जब डिमांड बढ़ जाती है बॉडी के अंदर, आप जैसे ही वर्कआउट स्टार्ट करोगे आपको ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ने लगी, आपको न्यूट्रिएंट्स की ज्यादा जरूरत पड़ने लगी, मसल्स के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा था उसको रिमूव करने की जरूरत पड़ने लगी। तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो आपको क्या करना पड़ता है, हार्ट को ज्यादा फंक्शन करना पड़ता है उस पूरी सप्लाई को पूरा करने के लिए। क्लियर। तो जैसे ही देखो, फर्स्ट द रिलीज ऑफ एड्रेनलिन कॉजेज द हार्ट रेट टू राइज। ये हार्मोन है जो आपकी एड्रेनल ग्लैंड ग्लैंड जो है वो बनाती है। ये मेन हार्मोन है जो आपके पूरी बॉडी को तैयार करता है किसी भी आने वाली सिचुएशन से लड़ने के लिए। आपने कई बार किसी को मुझसे बोला, इसका लड़ाई कर रहा है, इसका एड्रेनलिन बहुत हाई हो गया है, कहते हैं ना बहुत अग्रेसिव कोई हो जाता है। तो बेसिकली यही हार्मोन है जो आपकी पूरी बॉडी की फंक्शनिंग को एकदम से इनिशिएट करता है, उसको हाई कर देता है। तो ये हार्मोन जैसे ही आप कोई वर्कआउट स्टार्ट करोगे, कुछ भी एक्टिविटी स्टार्ट करोगे, ये हार्मोन सीक्रेट होना शुरू हो जाता है। और यही कारण है कि आपकी हार्ट रेट इंक्रीज होती है। अब हार्ट रेट आपकी बढ़ गई, जो नॉर्मल आप 70 to 80 बीट्स पर थे वो एकदम से बढ़ करके 90 बीट्स, 100 बीट्स हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि अब पूरी बॉडी को ज्यादा उसको डिमांड है, ऑक्सीजन की डिमांड है, न्यूट्रिएंट्स की डिमांड है। उसको पूरा करने के लिए ऑटोमेटिकली आपका हार्ट फंक्शनिंग तेज कर देगा। और उसको फंक्शनिंग को तेज करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज एड्रेनलिन। ठीक है, ये एड्रेनलिन हार्मोन जो है, ये एड्रेनलिन ग्रैंड्स के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, और इसका मेन काम है आपकी हार्ट रेट को तुरंत से राइज करना, जिससे कि आप जो सिचुएशन आई है उसको फेस करने के लिए आप रेडी हो सके।
अब जब हार्ट रेट राइज होगी, सिंपल सी बात है, तो आपने उससे रिलेटेड पढ़ा स्ट्रोक वॉल्यूम। हर बीट में जितना ब्लड पंप आउट होता है तो वो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। तो हार्ट की फंक्शनिंग बढ़ी तो आपका जो टोटल स्ट्रोक वॉल्यूम है और जो वो है पर मिनट जो बीट्स पर मिनट जो आउटपुट निकल रहा है हार्ट के द्वारा, दैट इज कार्डियक आउटपुट, वो भी आपका बढ़ जाएगा। आपकी तीनों चीजें बढ़ेंगी। फर्स्ट वन, सो हार्ट रेट इंक्रीज होने की वजह से आपका स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ेगा और कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा। ये इमीडिएट इफेक्ट है। आपने जैसे ही वर्कआउट स्टार्ट किया, आपकी डिमांड बढ़ी तो सप्लाई करने के लिए आपकी हार्ट रेट इंक्रीज होगी, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा और कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा। ठीक है। अब देखिए, मैंने आपसे कहा था कि अगर ये ब्लड पूरा पंप आउट कर दिया हार्ट ने, पूरी बॉडी में सप्लाई पहुंच गई, लेकिन अब हार्ट तो खाली हो गया। आपने, आपके घर की टंकी है पानी की, आपने उस टंकी से सब जगह पानी सप्लाई कर दी अपने घर में, लेकिन उस टंकी में पानी भी तो आएगा, अदरवाइज तो टंकी खाली हो जाएगी। तो उस टंकी में वापस पानी डालने के लिए या उस हार्ट में वापस ब्लड को डालने के लिए जो आपका वीन्स होती हैं वो पूरी बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करती हुई मसल पंप के द्वारा हार्ट में वापस पंप करती हैं। ठीक है। वेनस रिटर्न, जो इतना ब्लड वापस डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट में वापस आता है, जो ब्लू वाला मैंने आपको दिखाया था, सुपीरियर वेने कावा इंफीरियर वेने कावा से आ रहा था, वो पूरा जो इंप्योर ब्लड ब्लू वाला जो बॉडी के अंदर आता है वो कहलाता है वेनस रिटर्न। ठीक है। आपने कोई भी, आपने टंकी बनाई या आपने कोई भी कंटेनर बनाया, उसमें एक इनलेट होता है और एक आउटलेट होता है ना। तो इनलेट होता है वेन्स के द्वारा, उस पाइप, जो इनलेट पाइप है उसको हम कहते हैं वेन्स, और जो आउटलेट पाइप है उसको हम कहते हैं आर्टरी। क्लियर। अब देखिए, जो आउटलेट निकल रहा है पूरा, उसको हम पूरे मिनट का अगर कैलकुलेट करते हैं तो वो कहलाता है कार्डियक आउटपुट। ठीक है, ये कार्डियक आउटपुट। लेकिन उस कार्डियक आउटपुट को निकालने के लिए और वापस निकलने के बाद वो जो वापस हार्ट में जो पूरा ब्लड आ रहा है, इंप्योर ब्लड ब्लू वाला, दैट इज कॉल्ड एज वेनस रिटर्न। वेनस रिटर्न अच्छा नहीं होगा तो कार्डियक आउटपुट आपका कैसे आएगा? इसलिए आपके हार्ट के दोनों, जो आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के दोनों पंप्स का वर्किंग अच्छी होनी चाहिए। कौन सी? हार्ट पंप और मसल पंप। क्लियर। जो अनट्रेन्ड आदमी होता है, जिसकी ट्रेनिंग नहीं हुई होती, वर्कआउट कम करता है, उसका हार्ट तो मान लो एक बार को अच्छा काम कर भी रहा है, लेकिन जो उसका वेनस रिटर्न है वो प्रॉपर नहीं आ पाता क्योंकि उसका मसल पंप सही काम नहीं करता। ठीक है। तो जब वेनस रिटर्न ही अच्छा नहीं आएगा तो कार्डियक आउटपुट अच्छा कैसे हो जाएगा? ये सिंपल सी बात। टंकी में अगर प्रॉपर पानी नहीं आएगा तो आगे कार्डियक आउटपुट, यानी कि टंकी आगे सप्लाई कैसे दे पाएगी? ये सिंपल सा फंडा है। ठीक है। तो जैसे ही आपने एक्सरसाइज स्टार्ट करी, कार्डियक आउटपुट बढ़ा, हार्ट रेट बढ़ी, वेनस रिटर्न भी आपका बढ़ गया। और क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर जो आप मसल से काम कर रहे हैं तो आपका लैक्टिक एसिड जो प्रोड्यूस होती है वो आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी फटीग या थकान महसूस होती है। क्लियर। तो लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन बढ़ गया। अब ब्लड का काम है इसको भी रिमूव करना, इसको भी रिमूव करना, वेस्ट प्रोडक्ट को भी रिमूव करना। तो ये सारे फंक्शन जो हैं ब्लड के हैं, और वो ये सारे काम बढ़ाने के लिए ब्लड की सप्लाई बढ़ेगी, ब्लड की सप्लाई बढ़ाने के लिए हार्ट रेट बढ़ेगी, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, वेनस रिटर्न बढ़ेगा। अब ये सब चीजें जब हो रही हैं, ज्यादा ब्लड सप्लाई हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है। हार्ट जोर से काम कर रहा है, पूरी ब्लड को सप्लाई दे रहा है आगे, तो आपकी आर्टरीज पे प्रेशर पड़ेगा। मोटर अगर चल रही है कंटिन्यू तो वो आपके, जो आपके पाइप्स हैं आगे, उनके ऊपर प्रेशर डालेगी, वो प्रेशर कहलाएगा आपका ब्लड प्रेशर। ठीक है। अब चूंकि आपकी ब्लड वेसल्स जो हैं अगर इलास्टिक हैं, यूज करें वेसो डायलेशन, यानी कि आपकी वेसल्स का, आपकी जो आर्टरीज हैं उनका चौड़ा होना, खुलना, और वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, अगर प्रेशर कम है वहां पर तो उनको शॉर्ट यानी कि सिकुड़ना।
ensure blood is directed to areas that need and away from inactive organs। ये क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए आप वर्कआउट कर रहे हैं, आप वर्कआउट कर रहे हैं, समझने की कोशिश करिए, इसको हम कहते हैं शंटिंग ऑफ ब्लड। शंटिंग ऑफ ब्लड, आप वर्कआउट कर रहे हैं तो आपकी बॉडी में जितना ब्लड निकल रहा है हार्ट से, उसका 60, 70, 80% आपकी वर्किंग मसल्स में जाएगा। आप रनिंग कर रहे हैं तो आपकी पैरों की मसल्स में जाएगा, कोई गेम खेल रहे हैं तो आपकी हाथों की पैरों की जो जो मसल्स इन्वॉल्व हैं आपकी वहां पर जाएगा, आपकी ब्रेन में जाएगा। लेकिन जो अनवांटेड ऑर्गन है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, उस टाइम पे डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई काम नहीं है, तो वहां पर आपकी ब्लड की सप्लाई रुक जाएगी। वहां की जो वेसल्स है ना, वो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर लेंगी, मतलब अपने आप को छोटा कर लेंगी, वहां सप्लाई कम कर देंगी। ये नेचुरल प्रोसेस है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये भगवान का बनाया हुआ है। वहां पर ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी, आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स जितनी है वहां पर ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, और मेजर सप्लाई कहां बढ़ जाएगी, वैसो डायलेशन पर हो जाएगा, जहां पर वेसल्स चौड़ी हो जाएंगी, ज्यादा ब्लड पहुंचाएगी मसल्स में, जो आपकी मेजर मसल्स काम कर रही हैं। ठीक है, तो आपके तीन मेन ऑर्गन है जहां पर काम होता है, देखो, मसल्स में, लंग्स में और हार्ट में। यहां पर ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी, डाइजेस्टिव सिस्टम में कम हो जाएगी। आपसे कहा जाता है ना कि खेलने से पहले कुछ ज्यादा ना खाएं, वो इसलिए कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम उस टाइम पे काम नहीं कर रहा, आपने उसको भर के रखा हुआ है, हैवीनेस है, और डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं करेगा, क्योंकि ड्यूरिंग वर्कआउट आपकी पूरी ब्लड की सप्लाई मसल्स और लंग्स और हार्ट की तरफ है, वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ सप्लाई जाएगी ही नहीं। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम आपका काम नहीं करेगा, जो आपका अनवांटेड आपने फूड लिया हुआ है वो आपके स्टोमक में पड़ा रहेगा, और वो आपको रिफ्लेक्स मारेगा, उल्टी जैसा आपको फील होगा। इसलिए कहा जाता है कि ड्यूरिंग वर्कआउट या खेलने के टाइम पे ज्यादा आपको हैवी खाना नहीं खाना चाहिए। डन। तो ये आपके इमीडिएट इफेक्ट हुए। ठीक है, आपका ब्लड ने फंक्शनिंग तेज कर दी, हार्ट रेट बढ़ गया, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ गया, आपका जो कार्डियक आउटपुट था वो बढ़ गया, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, और आपकी डिफरेंट पार्ट से बॉडी जो ब्लड है वो वहां से हट करके कहा मेजर जगह पहुंच गया, मसल्स में, लंग्स में और हार्ट में। इसको हम कहते हैं शंटिंग ऑफ ब्लड। मतलब जिधर आपको पानी ज्यादा लगाना है उस तरफ आपने क्यारी बना दी, पानी उस तरफ डाइवर्ट कर दिया, जिधर पानी ऑलरेडी लगा हुआ था वहां पर आपने उसको सप्लाई रोक दी। दिस इज कॉल्ड शंटिंग ऑफ ब्लड। क्लियर? अब ये कंटिन्यू आप करते रहे, काफी समय तक आप वर्कआउट करते रहे, आपने वर्कआउट करके मैक्सिमम हम बोलते हैं मिनिमम 21 दिन के बाद आपको इफेक्ट दिखना शुरू होता है किसी भी वर्कआउट का। तो आप मान लीजिए आप लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखना चाहते हैं, आपने बहुत अच्छा वर्कआउट किया, अपना कार्डियो कार्डियो ट्रेनिंग कर रहे हैं, स्पीड ट्रेनिंग कर रहे हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपके हार्ट में जो मेजर मसल होती है, जैसे हमने कल मसल पढ़ी, कार्डियक मसल। ठीक है, तो जो कार्डियक मसल होती है, जो आपके हार्ट की होती है, वो धीरे धीरे स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगी। वो स्ट्रांग होने की वजह से, देखो लिखा है द कार्डियक मसल सराउंडिंग द हार्ट हाइपरट्रॉफीज। जैसे आपने बाइसेप को ट्रेन करते हो, बाइसेप की हाइपरट्रॉफी हो जाती है ना, आप लेग्स की थाई मसल को करते हैं, क्वाड्रिसेप करते हैं, हैमस्ट्रिंग की एक्सरसाइज करते हैं, वो तगड़ी हो जाती है ना। ऐसे ही कार्डियक मसल को जब आप ट्रेन करते हो तो उसके अंदर भी हाइपरट्रॉफी होती है, और वो मजबूत हो जाते हैं, रिजल्टिंग इन थिकर स्ट्रॉन्गर वॉल्स एंड देयरफॉर इंक्रीजेस द हार्ट वॉल्यूम। कहने का मतलब, आपका इंजन मजबूत हो गया, आपका इंजन मजबूत हो गया, अब वो कम काम करके भी ज्यादा आउटपुट दे सकता है। ठीक है, उसका स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ गया, पहले 0.7 लीटर था, एक बार बीट करता था 700 ml निकालता था, अब वो एक बार बीट करके 900 ml या 1 लीटर तक निकाल देता है। इतना स्ट्रांग उसका कॉन्ट्रैक्शन हो गया है। द मोर ब्लड पंप अराउंड द बॉडी पर मिनट, द फास्टर ऑक्सीजन इज डिलीवर्ड टू द वर्किंग मसल। कहने का मतलब, अब वो इतना, कार्डियक मसल आपकी हाइपरट्रॉफी होने की वजह इतनी स्ट्रांग हो गई कि पर बीट में जितना ब्लड पंप आउट होना था वो बढ़ गया। इसकी स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ने की वजह से आपका कार्डियक आउटपुट भी बढ़ गया। अब क्या है, जैसे आपको नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट है 70 बीट्स पर मिनट थी, हम पढ़ रहे थे 70 बीट्स पर मिनट, लेकिन जो एथलीट हार्ट होता है, इसको हम ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं, ये कार्डियक मसल्स इंप्रूव होने की वजह से एथलीट का जो हार्ट होता है उसकी हार्ट बीट 50, 55, 60 तक पहुंच जाती है, रेस्टिंग हार्ट रेट।
कहने का मतलब एक नॉर्मल आदमी जिसको 70 बार उसका दिल धड़कता था तब वो नॉर्मल कंडीशन में आ पाता था, मतलब इतना ब्लड पंप आउट कर पाता था, एक एथलीट का वही पंप आउट करने के लिए मात्र 50 या 55 बार धड़कता है और वो उतना ब्लड पंप आउट कर देता है। क्यों? क्योंकि उसकी कार्डियक मसल्स इंप्रूव हो गई, बार बार ट्रेनिंग करने की वजह से वो स्ट्रांग हो गई, हार्ट उसका मजबूती के साथ पंप आउट करता है, सिंगल बीट में ही वो इतना ब्लड पंप आउट कर देता है कि उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती। ओके, तो पहला इफेक्ट क्या आया? आपकी कार्डियक मसल की हाइपरट्रॉफी और उसका मजबूत। क्लियर? अब देखिए, द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स इंक्रीजेस, इंप्रूविंग द बॉडीज एबिलिटी टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द मसल्स फॉर एरोबिक एनर्जी प्रोडक्शन। आपने हमेशा देखा होगा कि जब आप अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं, सीबीसी कराते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, तो उसमें हीमोग्लोबिन आता है ऊपर। ठीक है, हीमोग्लोबिन कंटेन्स आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। ये मेन कंपोनेंट है जो आपकी ब्लड के अंदर जो आपकी ऑक्सीजन को कैरी करता है और पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई करता है। आपके पास ब्लड बहुत ज्यादा है लेकिन हीमोग्लोबिन या रेड ब्लड सेल्स की मात्रा कम है, तो आपकी बॉडी में जो ब्लड है उसकी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने की जो क्षमता है वो कम रह जाएगी। इसलिए रेड ब्लड सेल्स का, हीमोग्लोबिन का ज्यादा होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो इसलिए आपको डॉक्टर बोलता है ना, आयरन डेफिशिएंसी, आपको ये फॉलिक एसिड लीजिए और ये हीमोग्लोबिन को अपना बढ़ाने की कोशिश करिए। मेनली फीमेल के अंदर ये कम पाया जाता है। ठीक है, तो उसको इंप्रूव करने के लिए अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी रेड ब्लड सेल्स का जो काउंट है, जो टोटल काउंट है, उसको इंप्रूव कर देती है। तो आपकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है ब्लड की वो बढ़ जाती है। क्लियर? आपने वर्कआउट किया, प्रॉपर डाइट, कैपेसिटी ब्लड की वो इंप्रूव हो जाती है। तो पहला इफेक्ट क्या आया कि आपका कार्डियक मसल इंप्रूव हो गई, जिस वजह से कि आपकी हार्ट की फंक्शनिंग अच्छी हो गई। उसके बाद रेड ब्लड की मात्रा बढ़ गई तो आपकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ गई। अब देखिए, थर्ड चेंज क्या आएगा? द डेंसिटी ऑफ द कैपिलरी बेड्स इन द मसल एंड सराउंडिंग द हार्ट एंड लंग्स इंक्रीजेज एज मोर ब्रांचेस डेवलप, दिस अलाउज मोर ऑक्सीजन। अब कैपिलरीज क्या थी? छोटी छोटी, मैंने आपको बताया, धमनियां। एक बड़ा पाइप वो आपके खेत में पानी लेके जा रहा है और फिर अलग अलग क्वेरी के लिए आपने अलग अलग छोटी छोटी पाइपलाइन डाली हुई है। क्लियर? वो सब जगह पहुंचा रही है अलग अलग उस पे। अब जितनी ज्यादा वो पाइपलाइन बढ़ेंगी उतना ज्यादा पानी वहां सप्लाई होगा। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, जो छोटी कैपिलरी होती हैं जो आपके हर ऑर्गन को ब्लड सप्लाई कर रही है, वहां पर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचा रही हैं, वो टोटल नंबर ऑफ कैपिलरीज बढ़ जाती हैं। पहले मान लो 10 थी, तो एक्सरसाइज करने के बाद वो 12 हुई, 15 हुई, 20 हो जाती हैं। इनके बढ़ने से, डेंसिटी मतलब घनत्व, ठीक है, तो जितनी ज्यादा डेंसिटी उतनी ज्यादा वहां पे ब्लड की सप्लाई। क्लियर? तो कैपिलरी की मात्रा बढ़ने से वहां पर ब्लड की सप्लाई बढ़ गई। ब्लड की सप्लाई बढ़ गई तो मसल के पास ज्यादा ब्लड पहुंचने लगा। ज्यादा ब्लड पहुंचने का मतलब है ज्यादा ऑक्सीजन, ज्यादा न्यूट्रिएंट, तो उसको डेवलप होने में। और तभी तो कहते हैं ना मसल हाइपरट्रॉफी होती है। आप ट्रेन करते हो, डेली एक्सरसाइज करते हो, शोल्डर्स की एक्सरसाइज करते हो, वहां क्या हुआ? ब्लड सप्लाई बढ़ गई और जो वहां पे मसल्स थी उनके सराउंडिंग ये कैपिलरीज जो थी वो बढ़ गई। नंबर ऑफ कैपिलरीज बढ़ गई, पहले 10 थी, फिर 20 हो गई, फिर 30 हो गई। तो वहां क्या, ज्यादा ब्लड सप्लाई बढ़ गई, ज्यादा न्यूट्रिएंट पहुंचा, प्रोटीन ज्यादा पहुंचेगा, ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचेगी, तो उनकी वर्किंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक, तो खाली रेड ब्लड बढ़ने से कुछ नहीं होगा, लेकिन वहां ब्लड की सप्लाई भी तो बढ़ानी है। तो उसके लिए क्या किया कुदरत ने? वहां पर कैपिलरी, जो उसकी छोटी धमनियां थी, उसकी मात्रा बढ़ा दी, जिससे कि ज्यादा ब्लड वहां पे अब सप्लाई होने लगा। ठीक, तो ये तीन हुए। अब आगे देखिए, द रेस्टिंग हार्ट रेट डिक्रीजेज इन ट्रेन इंडिविजुअल्स ड्यू टू मोर एफिशिएंट सर्कुलेटरी सिस्टम। ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया। अब क्या हुआ? कार्डियक मसल आपकी देखिए, यहां पे कार्डियक मसल इंप्रूव हो गई थी, तो अब वो कम काम करते भी एक कॉन्ट्रैक्शन में इतना ब्लड पंप आउट कर देती है कि आपको जो टोटल नंबर ऑफ हार्ट बीट्स थी वो अपने आप ही कम हो जाती है। जैसे जो पहले हमने गिनी थी 70 से 80 बीट्स पर मिनट, तो वो अब कितनी रह जाती है? 55, 60, 65। क्योंकि इतनी बीट्स में ही वो अपना जो काम है हार्ट अपना कर देता है, अपनी जितनी ब्लड सप्लाई उसको चाहिए करवानी है बॉडी के अंदर, उतनी वो
कम हार्ट बीट में ही करते हैं। इसको हम कहते हैं एथलीट हार्ट, एथलीट हार्ट या ब्रेडी कार्डिया। ठीक है, रेस्टिंग हार्ट रेट जिनकी डिक्रीज हो जाती है। अब देखिए दूसरा क्या हुआ, जो इसको हम बाद में देखेंगे, पहले नीचे वाला देखिए। आर्टीरियल वॉल्स बिकम मोर इलास्टिक विच अलाउज ग्रेटर टॉलरेंस ऑफ चेंजेस ब्लड प्रेशर। मैंने आपको बताया था कि जो आर्टरीज होती हैं वो इलास्टिसिटी उनकी बढ़ जाती है एक्सरसाइज करने की वजह से। कोई भी आप रबर मटेरियल देखते हो, अगर वो रबर मटेरियल को आप यूज नहीं करो, ज्यादा यूज नहीं करो, तो क्या होगा, वो थोड़ी देर बाद टाइट हो जाता है। ठीक है, वो हार्डनेस आ जाती है उसके अंदर। लेकिन हमने क्या किया, उसको यूज किया। हम डेली एक्सरसाइज कर रहे थे, ब्लड पंप हो रहा था तेजी से, फिर रेस्टिंग हार्ट रेट आ रही थी तो कम, उसको स्क्वीज हो रहा था। तो वेसल्स क्या हो रही थी, बार बार वैसो डायलेट हो रही थी, चौड़ी हो रही थी, बड़ी हो रही थी, और वैसो कॉन्स्ट्रिक्ट यानी छोटी हो रही थी। डायलेशन और कॉन्ट्रेक्शन बार बार चल रहा था इनका, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक समय पर ये इतनी ट्रेंड हो गई कि जैसे ही ब्लड ज्यादा पहुंचता है वहां पर, तो ये वैसो डायलेट हो जाती है, चौड़ी हो जाती है, और जैसे ही कम ब्लड पहुंचता है वैसे कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। इससे क्या हुआ, आपकी जो ब्लड प्रेशर है वो रेगुलेट होने में सहायक हो गया, आपका ब्लड प्रेशर इजीली रेगुलेट हो जाता है। अगर वो इलास्टिक नहीं होती, हार्ड हो गई होती, तो क्या होता कि ना तो वो रेस्ट हो पाती, वैसो डायलेट नहीं हो पाती, और वैसो कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं हो पाती। तो उससे क्या होता, इलास्टिसिटी कम होने की वजह से ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा हुआ रहता। लेकिन चूंकि आप ट्रेनिंग करते हो, आपकी उसमें इलास्टिसिटी बढ़ गई है ब्लड वेसल्स की, इसलिए क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर इजीली रेगुलेट हो जाएगा। किस वजह से, आर्टीरियल वॉल्स बिकम मोर इलास्टिक, उनकी इलास्टिसिटी बढ़ गई। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर भी रेगुलेट, पहले हार्ट रेट कम हुई आपकी, ठीक है, रेस्टिंग हार्ट रेट आपकी कम हो गई। दूसरा, रेस्टिंग हार्ट रेट कम हुई, क्यों हुई, क्योंकि आपकी जो कार्डियक मसल स्ट्रांग होने की वजह वजह से आपका जो कार्डियक मसल हार्ट आपका स्ट्रांग हो गया, इस वजह से आपकी हार्ट रेट कम हो गई। रेड ब्लड सेल्स बॉडी के अंदर, जो ब्लड के अंदर है, वो बढ़ गए। जो नंबर ऑफ कैपिलरीज थी सराउंडिंग द ऑर्गन, कोई भी ऑर्गन हो, वहां पर वो कैपिलरी की डेंसिटी बढ़ गई, इसलिए ब्लड सप्लाई वहां पर बढ़ी, आपको ज्यादा ऑक्सीजन, ज्यादा न्यूट्रिएंट्स वहां पहुंचने लगे। ठीक, फिर क्या हुआ, आर्टीरियल वॉल्स जो थी आपकी, आर्टरीज की जो वॉल्स थी, यानी पाइप का जो सराउंडिंग एरिया था, वो इलास्टिक हो गया, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन और वैसो डायलेशन बड़े आराम से हो रहा था। इस वजह से आपका जो ब्लड प्रेशर था उसको आप अच्छे से रेगुलेट कर सकते। क्लियर। अब देखिए एक और फायदा क्या हुआ, कि जो लैक्टिक एसिड भर रही थी बॉडी के अंदर, मसल्स काम करेंगी तो वहां का पे एक वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, जिस वजह से आपको फटीग यानी कि थकान महसूस होती है। वो इज लोअर ड्यूरिंग हाई लेवल एक्टिविटी ड्यू टू द सर्कुलेटरी सिस्टम प्रोवाइडिंग मोर ऑक्सीजन एंड रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट फास्टर। अब जब चूंकि आप ट्रेन हो चुके हो, आपका हार्ट ज्यादा ब्लड पंप आउट करता है, वहां पर ज्यादा ऑक्सीजन पहुंच रही है, ज्यादा न्यूट्रिएंट पहुंच रहे हैं, तो सबसे पहले तो जो लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन था वो कम हो गया, आपको थकान कम महसूस होगी। साथ ही जो छोटा मोटा लैक्टिक एसिड बनी हुई, उसका रिमूवल भी फास्ट हो गया, रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट फास्टर। मैंने आपसे कहा ना कि डिमांड और सप्लाई, आपकी बॉडी को डिमांड थी ज्यादा ऑक्सीजन की, ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की, और वहां से वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने की, इस वजह से आपके हार्ट ने ज्यादा काम किया। अब वो कंटिन्यू काम करता रहा, कंटिन्यू आप उसको ट्रेन करते रहे, तो आपको ये सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक, अब इसी की आगे स्लाइड्स हैं, साइज ऑफ द हार्ट। हार्ट का साइज बढ़ जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम में, इंड्योरेंस ट्रेनिंग की वजह से। मोर देन 12 वीक्स इंक्रीजेस द हार्ट वेट एंड वॉल्यूम विच फर्दर इंक्रीजेस द थिकनेस ऑफ द लेफ्ट। ठीक, दूसरा क्या हुआ, हार्ट रेट आपकी नॉर्मल हो गई, हाईली कंडीशनड एंडोरेंस एथलीट्स हैविंग हार्ट रेट लोअर देन 50 बीट्स पर मिनट। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या चेंजेस आए आपके, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ गया, पहले 55 50 से 75 मिलीलीटर था, अब कितना हो गया, 80 टू 9 ml, 90 ml, हाईली ट्रेन एथलीट्स में। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ गया तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा। क्लियर, कार्डियक आउटपुट बढ़ा है, आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया, टोटल ब्लड वॉल्यूम। वो किस वजह से, क्योंकि आपका प्लाज्मा पार्ट के साथ में क्या बढ़ गया, जो ब्लड नंबर ऑफ ब्लड सेल्स थे, मैंने आपको बताया रेड ब्लड सेल्स इंप्रूव हो गए, वो बढ़ गया आपका ब्लड वॉल्यूम, टोटल ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया, आपके ज्यादा ब्लड सप्लाई होगी, ज्यादा न्यूट्रिएंट्स पहुंचेंगे, ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचेंगे। और देखिए ब्लड फ्लो,
आप जब भी एक्टिविटी करेंगे तो आपका शंटिंग ऑफ ब्लड, यानी कि आपका ब्लड मसल्स की तरफ ज्यादा फ्लो करेगा रेदर देन डिफरेंट पार्ट्स, और आपकी ब्लड वेसल्स इलास्टिक हो गई, जिस वजह से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो इजीली रेगुलेट हो पाए। तो अगर आपको कोई पूछता है कि इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज, तो देर आर टू काइंड ऑफ इफेक्ट्स, वन इज शॉर्ट टर्म इफेक्ट एंड अनदर वन इज लॉन्ग टर्म इफेक्ट। शॉर्ट टर्म में ये सारी चीजें जो हैं, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट एकदम से बढ़ जाएगा। क्लियर? और वही लॉन्ग टर्म में क्या होगा, क्योंकि आपकी हार्ट मसल ट्रेन हो चुकी है, तो आपके हार्ट का साइज बढ़ेगा। हार्ट का साइज बढ़ने की वजह से, ये साइज तो हार्ट बढ़ गया, इस वजह से क्या होगा, आपकी हार्ट रेट जो है वो रेस्टिंग हार्ट रेट जो पहले 80 से 70 बीट थी, वो अब और कम होकर के 50 बीट्स पर मिनट के करीब आ जाएगी। इसको हम कहते हैं ब्रेडिकार्डिया या एथलीट हार्ट। आपका स्ट्रोक वॉल्यूम, जो पर बीट आपका ब्लड पंप आउट कर रहा था हार्ट, वो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा। स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ने की वजह से आपका जो पर मिनट में जो कार्डिक आउटपुट निकलता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, वो भी आपका बढ़ जाएगा। ब्लड वॉल्यूम, ब्लड में आपकी रेड ब्लड सेल्स की मात्रा बढ़ जाएगी, और आपकी मसल्स की तरफ ब्लड फ्लो जो है वो इंप्रूव हो जाएगा। साथ में जो आपकी जो वेसल्स हैं, यानी कि जो आर्टरीज हैं, वहां पर जो उनकी इलास्टिसिटी है वो बढ़ेगी, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन और वैसो डायलेशन की जो उनकी कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। इस वजह से क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर इजीली रेगुलेट हो। आपको बेसिक जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में यही पढ़ना है, कार्डियोवैस्कुलर रिस्पॉन्स टू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज की वजह से उसमें क्या रिस्पॉन्स आते हैं, आपको ये लॉन्ग शॉर्ट टर्म इफेक्ट और लॉन्ग टर्म इफेक्ट आपको समझना चाहिए। और इसको समझाने के लिए मैंने जो आपको पहले जो स्लाइड शेयर करी थी, जो हार्ट की, ये स्ट्रक्चर, ठीक है, ये जो ब्लू वाला ब्लड आ रहा है ऊपर से, दिस इज कॉल्ड वेनस रिटर्न। ये वेनस रिटर्न अच्छा होगा तो ये आपको रेड वाला जो ब्लड जा रहा है, दिस इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट, ये बढ़ेगा। अगर वेनस रिटर्न पूरे होगा तो आपका कार्डियक आउटपुट भी प्रॉपर बन नहीं पाए। क्लियर? ओके। जिसको भी क्वेश्चन पूछना है, रेज योर हैंड, आई विल अनम्यूट हिम। ओके, हेलो, अनम्यूट। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग, यस। सर मेरा काफी टाइम लगा मुझे ऐड होने में, कोई प्रॉब्लम हो रही थी, पता नहीं आईडी ज्वाइन करने में समझ ओके, में नहीं आया था। तो अभी अभी ज्वाइन किया सर। कितना पार्ट निकल गया अभी? ये क्लास खत्म हो गई भैया। हाँ जी, वही। अब वो काफी नो टाइम प्रॉब्लम, लगे, मैं करता रहा मैं फिर। मैं इसको शेयर कर दूंगा, तब आप उसको देख लेना। ठीक है ना, जी पीडीएफ पे। सर, जी हेलो सर, सर। सिलेबस भी शेयर कर देंगे। सर यस। हेलो, गुड हाँ, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरे साथ भी सेम चीज हुई है सर। ओके। चलो, अब तो पूरी सर क्लास हाँ होगी, सर, आप मेरे खुश साथ हेलो भी रहिए। हुई है सर। सर। सर रिकॉर्ड सिलेबस क्लास सेंड कर मिलेगी क्या? दीजिएगा। ये मैं सर आपको, एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ, यस यस, क्वेश्चन पूछो। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर मैं ना कल क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहा सर।